हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद। आज अपन पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सेमेस्टर 6 बीएससी फाइनल ईयर, दैट इज़ द काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट इन केमिस्ट्री। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली आज के लेक्चर में अपन कुछ नया नहीं देखते हुए प्रीवियस जो कंसेप्ट तुमने पढ़े हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन फंडामेंटल क्लासेस एज वेल एज इन बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, तो आज अपन उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है कि नहीं? पेंडेमिक सिचुएशन में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, चाहे सिचुएशन कैसी भी रहे, चाहे तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन रहे, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा वट एवर, बट योर स्टडी मस्ट बी गो ऑन। ठीक है कि नहीं? खुद के लिए पढ़ाई करो, ये मत सोचो कि अपने को कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। खुद के लिए पढ़ाई करो और हार्ड वर्क करो। याद रखना कि अगर तुम लाइफ में कुछ सक्सेस होना चाहते हो तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो विल स्टार्ट अगेन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई पे माई रिच ट्रिब्यूट टू माई रिस्पेक्टेड गाइड लेट डॉक्टर राहुल मोहर सर, जिन्होंने आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया था। उनके कारण मैं आप लोगों को आज ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, सो विल स्टार्ट। विल जस्ट रिवाइज एंड रिफ्रेश प्रीवियस एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सो डैट बहुत दिनों से अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा तो वो कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। देन एग्जैक्ट टॉपिक पर अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्विच करेंगे। सो एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेस क्या रहते हैं? एक रंग बिरंगी कॉम्प्लेक्सेस की दुनिया रहती है, पता है तुम लोगों को। कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे कलरफुल रहते हैं, अलग अलग उनके कलर्स आते हैं, और बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ऐसे उसको स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना? जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप लोगों को अगर रिवाइज करना है, कुछ और मैटर चाहिए, तो आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर की बुक उठाकर देख सकते हैं, या तो आप फंडामेंटल क्लासेस के अंदर एनसीईआरटी की प्रीवियस ईयर की बुक्स भी देख सकते हैं, जो आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास के अंदर पढ़ी होंगी। वो भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। आइदर फिफ्थ सेमेस्टर की भी नोट्स रेफर कर सकते हैं आप। ठीक है ना? सो जो भी आपके पास अवेलेबल रहा वो तो एक कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या? उसके अंदर दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ठीक है ना? इसके अंदर दो मेन चीज़ें रहती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। क्या क्या? एक रहता है इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरा रहता है इसके अंदर लिगेंड। ये दोनों मिलाकर, ये दोनों की जोड़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाता है मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आर यू गेटिंग? दो मेन चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है। एक रहता है इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरा रहते हैं इसके अंदर लिगेंड्स। ठीक है? अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज रहता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस पर कोई चार्ज ना है। इन दैट सिचुएशन द कॉम्प्लेक्स विल सपोज टू बी न्यूट्रल। ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लेक्सेस को क्या कंसिडर करेंगे तुम? न्यूट्रल कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय लिगेंड्स? एक्चुअली लेविस का नाम तुमने सुने होंगे, बराबर है कि नहीं? लेविस एक बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट था। डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन, वो भी आप लोगों ने लेविस के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस रहता है, इसके अंदर जो मेन एक पार्ट रहता है, इट इज कॉल्ड एज लिगेंड। तो लिगेंड क्या रहता है? लिगेंड्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनरली इट मे कंटेन द नेगेटिव चार्ज। बहुत रेयर आपको दिखेंगे ऐसे लिगेंड जिस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आता। कॉमनली लिगेंड जो आपको न्यूट्रल दिखेंगे, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगी या उन पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल रहेगा, सो दैट दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। लेविस का क्या कहना था? लेविस का बेस की डेफिनेशन तुमने पढ़े होंगे। लेविस बेसिस आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसिस। लेविस बेसिस क्या रहते? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसिस रहते। तो तुम ये बोल सकते हैं कि लिगेंड जो रहते ना, लिगेंड्स आर सपोज टू बी लेविस बेसिस, मतलब जिनकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, बराबर। सो लिगेंड्स आर एक्चुअली लेविस बेसिस, और मेटल जो रहता है ना वो लेविस एसिड का काम करता है, बराबर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स एक लेविस एसिड एक लेविस बेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से इनके बीच में एक बॉन्डिंग तैयार होती है, एंड दैट बॉन्डिंग इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। लक्षात ठेवा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में और नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क है पता है क्या? ध्यान से सुनो सब लोग, हाँ, और इंपॉर्टेंट बातों को बिल्कुल नोट करते हुए चलते चलो। डेट वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स प्रॉपरली तैयार करो, कुछ भी इरेगुलर मैनर में मत करो। बात समझ में आ रही है सबके? तो अभी तक अगर तुम लोगों ने बुक और कॉपी हाथ में नहीं उठाया होगा तो सबसे पहले नोटबुक और कॉपी, नोटबुक कॉपी पेन, ये कॉम्बिनेशन लो, और उसके बाद में लेक्चर देखने के लिए बैठो, सो डैट जो भी इंपॉर्टेंट बात अगर तुमको लगे तो तुम वो अच्छे से नोट कर सके, बराबर। तो मैं बता रहा था कि लेविस बेसिस और लेविस एसिड का कॉम्बिनेशन क्या
उनके बीच में एक जो बॉन्ड बनती है, डेट बॉन्ड इज सपोज टू बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड आई एम टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों के अंदर बीच में बेसिक फर्क ये रहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो रहती है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनती है, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है वो ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनती है। कैसी बनती है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बनती है, डेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सपोज दो दोस्त है, एक के पास 5 रुपये, दूसरे के पास 5 रुपये, दोनों ने वो 5-5 रुपये को शेयर किया, डेट गिव्स द कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन सपोज वही दो दोस्त है, एक दोस्त के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और एक दोस्त के पास 10 रुपये है, अब भी उन्होंने पैसों को शेयर किया, टोटल दोनों के पास में 10 रुपये है, लेकिन वो 10 रुपये का कॉम्बिनेशन कैसा है कि एक के पास ही 10 रुपये और दूसरे के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। इन दैट सिचुएशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विल फॉर्म। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू? कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वर्नर, इसको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है ना, अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर की एक पुरानी थ्योरी थी जिसमें उसने क्या किया था, कोबाल्ट और अमाइन के कॉम्प्लेक्सेस लिया था। ये कंसिडर कोबाल्ट अमाइन कॉम्प्लेक्सेस, और उसने बेसिकली दो टाइप की वैलेंसीज के बारे में बताया था, एक थी प्राइमरी वैलेंसी और एक थी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना। अब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड अटैच रहते हैं, ध्यान से सुनना, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सेंट्रल मेटल आयन से जो लिगेंड अटैच रहते हैं तो वो मिलकर सेकेंडरी वैलेंसी बनाते हैं। ठीक है। द लिगेंड्स प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर विच फॉर्म बॉन्डिंग विद द सेंट्रल मेटल आयन मेक्स अ सेकेंडरी वैलेंसी, आणि जे आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर असते, बराबर आहे, जे लिगेंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर असते, डेट विल फॉर्म द प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी पानी में डालने के बाद टूट जाएंगी। प्राइमरी वैलेंसी विल आयोनाइज व्हेन वी पुट अप द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस इन वाटर, और जो सेकेंडरी वैलेंसी रहती है वो नॉन आयोनाइजेबल रहती है, वो टूटती नहीं है, दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना। ऐसा वर्नर के कंसेप्ट थे, और आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर की 5th सेमेस्टर की बुक से। जस्ट मैं आप लोगों के कंसेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स है, ये दिखाई दे रहा है आपको, कोबाल्ट और अमीन के कॉम्प्लेक्सेस लिया था उसने। तो पहला कॉम्प्लेक्स है CONH3/6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और उसके बाहर 3 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर तुम बोल सकते कि 6 अमोनिया मीन 6 अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लिगेंड, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी बनाते हैं, और जो 3 क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि सबको? यस और नो? यस, डेफिनेटली समझ में आ रहा हूँ। दूसरे एग्जांपल देखो, CONH3/5 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन है, मतलब इसके अंदर 6 लिगेंड है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, वो सेकेंडरी वैलेंसी बनाते, और जो बाहर है 2 क्लोरीन, वो 2 मिलकर प्राइमरी वैलेंसी बनाते। तो डिपेंडिंग क्लोरीन बाहर कितने हैं वो प्राइमरी वैलेंसी बनाएंगे। क्लोरीन इंस्टेड ऑफ क्लोरीन दूसरे भी हो सकता, ब्रोमीन भी हो सकता, आयोडीन भी हो सकता, सल्फेट भी हो सकता, सल्फाइड भी हो सकता, जो भी लिगेंड रहेगा तो वट एवर, सो वो मिलकर क्या बनाते हैं, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्राइमरी वैलेंसी एंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, जिसको तोड़ना मुश्किल है। अगर तुमने कॉम्प्लेक्स को वाटर में डाल भी दिया तब भी सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज नहीं होती, एंड द प्राइमरी वैलेंसी विल बी सपोज टू बी आयोनाइजेबल। ठीक, चलते आगे। ये वर्नर के कुछ थ्योरी थे। मेटल लिगेंड की जो जोड़ी है, मेटल लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती, क्योंकि मेटल के पास रहते फील्ड वैकेंट ऑर्बिटल, बराबर है, और लिगेंड के पास रहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इनको तुम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, जिसको मैंने इससे पहले बताया कि वो लेविस बेसिस रहते हैं, और मेटल के पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल्स थे, एम्प्टी ऑर्बिटल थे, दे आर सपोज टू बी लेविस एसिड्स। तो ये दोनों जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती। ठीक है ना। अगर कोई तुमसे एक बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन ये पूछे कि तुम्हारे पास में 3 टाइप की बॉन्डिंग है, वन ऑफ द बॉन्डिंग इज आयनिक बॉन्डिंग, अनदर बॉन्डिंग इज कोऑर्डिनेट, एंड अनदर वन विल बी द आयोनिक, यानी कोवैलेंट है, आयनिक है और कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना। और तुमसे अगर कोई ये पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी रहती, सो डू यू नो इसका आंसर क्या रहेगा? पता है किसी को? कभी सोचे इसके बारे में? कोवैलेंट में, आयनिक में और कोऑर्डिनेट में सीक्वेंस अगर लगाने के लिए कोई बोले कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी रहती है, तो तुम क्या आंसर देंगे? तो तुम्हारा आंसर रहना चाहिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है आयनिक, क्योंकि वो 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन रहते हैं, प्योर चार्जेस का कॉम्बिनेशन। सेकंड नंबर पे आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और तीसरे नंबर पे आती है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सीक्वेंस रहती है अपनी स्टेबिलिटी के। आई होप यू आर गेटिंग। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी? आयोनिक, बोलो सब लोग, आयोनिक। नेक्स्ट वन कौन सी? कोऑर्डिनेट, और थर्ड नंबर पर आती है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसी जनरल सीक्वेंस रहती है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स की। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बीच में आती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा थोड़े चार्जेस का कंसेप्ट आना शुरू हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज सपोज टू बी सफिशिएंटली स्टेबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो डेफिनेटली जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, मतलब तुम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस आर सपोज टू बी सफिशिएंटली स्टेबल। इनको तोड़ना, इसको डिकम्पोज करना कुछ इतना आसान काम नहीं है, दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्सेस का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है।
कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस तो ऐसे रहते हैं डायरेक्ट वो मेल्ट नहीं होते, वो डिकम्पोज होते हैं, काले पड़ जाएंगे। अगर तुम लोग उसको हीट कर रहे तो हीट होते होते वो मेल्ट नहीं देखेंगे, डायरेक्ट ऐसा लगेगा तुमको कि वो काले हो गए, मीन्स दे आर सपोज टू बी डिकम्पोज्ड। क्या हो गए वो? डिकम्पोज हो गए। तो आगे चलते, रंग बिरंगी कॉम्प्लेक्सेस की दुनिया है, ठीक है ना। और जो कोऑर्डिनेशन ऑफ द लिगैंड विद द मेटल आयन, ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसके कारण कॉम्प्लेक्सेस की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, जैसे उनका कलर आता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह ये भी आता है। तो ये जोड़ी बहुत कमाल की रहती है, किस किस की? लिगैंड की, सेंट्रल मेटल आयन की, और ये जो दोनों की जोड़ी मिलकर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, दैट बॉन्ड इज सपोज टू बी वर्सटाइल बॉन्ड, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, कलर के लिए, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली क्या रहता है? इट इज द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ऑल्सो इट इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर दो टाइप के चार्जेस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये एक सेंट्रल मेटल आयन, सपोज यहाँ पर कॉपर है सेंट्रल मेटल आयन, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव है। तो दो टाइप के चार्जेस आ सकते हैं यहाँ पर। एक रहता है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये एक मेन कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, और दूसरा रहता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। सॉल्व करने से पहले तुमको एक चीज़ पता होना चाहिए, तुम लोगों ने अगर नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्सेस का, नहीं पढ़े अच्छे से तो एक बार पढ़ लेना। तो उसके अंदर तुमको लिगेंड का नेचर पता होना चाहिए, यानी लिगेंड नेगेटिव है कि वो पॉजिटिव है कि वो न्यूट्रल है, और अगर वो नेगेटिव है तो उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है? एक नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। अब सपोज अमोनिया के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अमोनिया जो रहता है ना, अमोनिया सपोज टू बी द न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं आता। अब सपोज मुझे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज निकालना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? देखो, सेंट्रल मेटल आयन कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज मैं +2 लेता, ये अगर तुम चाहे तो उल्टा भी कर सकते, तुम चाहे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज लेकर सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते, वाइस वर्सा, जैसे भी तुमको आना रहा तो करना रहा तो कैलकुलेट। सो सपोज तुमको कॉपर पर चार्ज निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सपोज तुमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज निकालना है, तो कॉपर का जो कॉमन चार्ज आता है, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली दिखाता है, ठीक है ना। और अमोनिया कितने हैं यहाँ पर? 4, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है +2 प्लस अमोनिया कितने हैं? 4, ब्रैकेट के अंदर क्या है? 0, क्योंकि ये जो अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कितना आ जा रहा है? ये +2, तो ये जो +2 है ये चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया, बराबर है कि नहीं? तो इस टाइप में रहता है। सो तुम चाहे तो वाइस वर्सा कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक आंधी एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये देखो, एक एग्जांपल है यहाँ पर, सपोज मैं क्रोमियम पर चार्ज निकालना चाहता तो वो भी निकाल सकते हैं अपन। क्रोमियम +3 है यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन सपोज मुझे वो कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर H2O कैसा? न्यूट्रल। सो 4 × 0 प्लस क्लोरीन कितने हैं? 2, एक एक क्लोरीन पर -1 चार्ज रहता है, तो 4 × 0 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर -1, कितने हो रही? कितने हो रही? डेट विल बी इक्वल्स टू +1। तो तुम चाहे तो इस पर से क्रोमियम पर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते। एक ही बात, सिंपल सा मैथमेटिकल फंडा है, कोई एक चीज़ मिस रही तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। या तुम चाहे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर भी चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ से चालू करो, क्रोमियम जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मार्जिन में नोट करो ऊपर सब लोग, क्रोमियम कॉमनली शोज +3 ऑक्सीजन स्टेट। जनरली अगर तुम क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस ऑब्जर्व करेंगे तो +3 दिखाते हैं। सो +3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 4, प्लस 2 इंटू एक एक क्लोरीन पर चार्ज कितना रहता है? -1, ठीक है ना। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना बनेगा? +1, ठीक है ना। तो ऐसा तुम चाहे तो वाइस वर्सा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली इज द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन। और थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक करता हूँ, नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, यानी सेंट्रल मेटल आयन को कितने लिगेंड अटैच है वो डिसाइड करता कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअली अगर तुम समझ रहा होगा तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही कोऑर्डिनेशन नंबर बनाती है। I repeat, secondary valency is responsible for deciding the coordination number. The number of monodentate ligand. Monodentate ligand मतलब क्या? मोनो म्हणजे काय? एक, डेंटेड मतलब ये दात से रिलेटेड आहे, मतलब ज्यांची डेंटिसिटी, दात किती आहे त्याच्याजवळ? एकच दात आहे, फक्त एक दात आहे, बराबर आहे की नाही. सो नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अटॅच टू सेंट्रल मेटल आयन म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना. आणि कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना. सपोज यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं, ये जिंक है पहला कॉम्प्लेक्स, उस पर 4 लिगेंड अटैच है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4. ये प्लेटिनम है, उस पर 4 NH3 अटैच है सेम टाइप के, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4. हाँ, दोनों के अंदर ज्योमेट्री में फ़र्क है, पहली जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है और दूसरी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर. और देखो नीचे के कोबाल्ट, ये वाले एग्जांपल के अंदर कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया अटैच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया अटैच है, बराबर. बाकी उसकी ज्योमेट्री कैसी रहती है? स्क्वायर प्लेनर रहती, ठीक है ना. और भी बहुत सारा डिटेल है,
कुछ आइसोमेरिज्म के भी टर्म हैं जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए अगर आपको आगे का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी पढ़ना है तो, मतलब वो तो पढ़ना ही है। मतलब आप एक, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि प्रीवियस जो चैप्टर है 5th सेमेस्टर का, वो एक जस्ट एक क्विक रिवीजन करके निकालो, उसका एक रिवाइज करके लो चैप्टर को, ठीक है। तो ऐसा कुछ बेसिक टर्म थे। ओके, उसके बाद ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्सेस की। कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग टाइप की ज्योमेट्रीज दिखाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है 6 है, ठीक है ना। इसमें से कॉमन जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आपके पास 2 पॉसिबल ज्योमेट्री आती है, एक आती है टेट्राहेड्रल और दूसरी आती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर उसमें 2 पॉसिबल ज्योमेट्री आती है, ठीक है ना, सॉरी उसके अंदर एक पॉसिबल ज्योमेट्री आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, एंड दैट इज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी आती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हाँ, उसके अंदर तुम चाहे तो अलग अलग टाइप के केसेस पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको 2 बोल रहा था ना एक्चुअली, वो कौन कौन से आते हैं, वो सीस हो सकता है या वो ट्रांस हो सकता है, ठीक है ना। सो ये बाकी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बिल्कुल मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप लोग प्रीवियस जो चैप्टर है एक बार रिवाइज करके निकालो, सो डैट आगे का पार्ट आपको अच्छी तरह से समझेगा। यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी हुई है लिगेंड्स की, कुछ नेगेटिव लिगेंड है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, उनका नाम कैसा देते हैं वो सब कुछ, वो नोमेनक्लेचर का डिटेल आप लोगों को पढ़ना है अच्छे से। देन ये एक टॉपिक जो एक बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, डेट इज द आइसोमर्स। बेसिकली 2 टाइप के आइसोमर्स रहते हैं, एक रहता है स्ट्रक्चरल, दूसरा रहता है स्टेरियो। तो आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो भी 2 टाइप के रहते हैं, एक रहता है कोऑर्डिनेशन और एक रहता है लिंकेज। स्टेरियो आइसोमर्स वो भी 2 टाइप के रहते हैं। 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री है वो इंडिकेट करता है स्टेरियो आइसोमर्स को, 3D ज्योमेट्रीज, ठीक है ना, वो 2 टाइप के रहते हैं, वन ऑफ इज ज्योमेट्रिकल, अनदर वन इज ऑप्टिकल। आइसोमर्स मतलब क्या? आइसो मीन्स सेम, मर्स मीन्स मॉलिक्यूल। तो बेसिकली कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो ये आप लोग टॉपिक रिवाइज करो अच्छी तरह से प्रीवियस नोटबुक में से, जहाँ पर से भी आपको अवेलेबल मिलता है वहाँ से, सो डैट आपको आगे का पार्ट अच्छी तरह से समझे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिसाइड फर्दर पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डेट इज द काइनेटिक एस्पेक्ट। वो क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, विल डिस्कस इन डिटेल। और कॉम्प्लेक्सेस कलर दिखाते हैं, और कलर प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो रहते हैं वो रहते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल, या डी ऑर्बिटल के अंदर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या रहते हैं रिस्पॉन्सिबल? डी ऑर्बिटल जो पहले एम्प्टी रहते हैं, बराबर है कि नहीं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो अपना कलर दिखाते हैं, दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स आर सपोज टू बी कलर। ये भी टॉपिक आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लगा तो मैं एक लेक्चर और इस पर बना सकता, जिसके अंदर आपको डिटेल में कॉम्प्लेक्सेस के कलर वगैरह के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। और कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंट, ठीक है। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।